हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी हैज़ लॉन्च्ड द रिवाइवल ऑफ हाउ मैनी रेलवे स्टेशंस फॉर 24,470 करोड़। इस पूरी स्कीम का नाम है अमृत भारत स्कीम। इसके अंडर 508 ऐसे स्टेशंस हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है रीडेवलपमेंट के लिए। वैसे टोटल तो 1309 स्टेशंस हैं, लेकिन इनमें से 508 को अभी तक सिलेक्ट किया गया है और ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में से चूज़ किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूपी और राजस्थान के हैं, 55 हैं दोनों के। उसके बाद बिहार के 49 स्टेशंस हैं, महाराष्ट्र के 44 हैं। ऐसी बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से भी इन्हें चूज़ किया गया है। ये जो स्टेशंस बनाए जाएंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उस एरिया के कल्चर और हेरिटेज को ध्यान में रख के बनाया जाएगा ताकि उससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिले। विच कंट्री विल होस्ट द मालाबार एक्सरसाइज दिस ईयर? सबसे पहले आपको मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। 1992 में ये इंडिया और यूएसए ने मिलकर स्टार्ट करी थी। फिर 2015 में जापान भी इसमें ऐड हो गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। और इस साल ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसे होस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक भी ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज होस्ट नहीं की थी। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया 2+2 डायलॉग करता है। 2+2 का मतलब होता है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मीटिंग करते हैं दूसरे अपने काउंटर पार्ट से। और ये जो डायलॉग होता है वो इंडिया सिर्फ क्वाड कंट्रीज़ के साथ करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के साथ। अब आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्वाड कंट्रीज़ के अलावा सिर्फ एक देश ऐसा और है जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग करता है। उस देश का नाम आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। विच कंट्री हैज़ परचेज्ड इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL? अभी 1-2 वीडियोस पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स ने भी 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदे थे HAL से। अब उन्हीं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर आया है गुयाना से। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। डॉलर ही यूज़ किया जाता है वहाँ पर भी। तो उन्होंने HAL को ऑर्डर दिया है और वहाँ के जो NSA हैं उन्होंने बोला है कि आगे हमें रडार सिस्टम्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की भी ज़रूरत होगी, पेट्रोल वेसल्स भी हमें चाहिए होंगे, तो हम आने वाले टाइम में इंडिया से वो भी परचेज कर सकते हैं। केरला असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ केरला टू। अभी केरला की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें वो केरला का नाम चेंज करके केरलम करना चाहते हैं। ये एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब है लैंड ऑफ कोकोनट। केर मतलब कोकोनट, आलम मतलब लैंड, लैंड ऑफ कोकोनट्स। पूरी इंडिया में 45% प्रोडक्शन कोकोनट्स की सिर्फ केरला से ही होती है। इसलिए एक रीज़न तो ये है और एक लिंग्विस्टिक रीज़न भी है जिसकी वजह से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा केरला की असेंबली ने एक और लेजिस्लेशन पास किया था थोड़े टाइम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आप लोगों को पता होगा कि पूरी इंडिया में एक हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। इसके बारे में आप पढ़िएगा। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा या फिर इसके ऊपर में हम पूरी वीडियो में भी डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड का क्या मतलब है? ये पेड़ पे उगाए जाएंगे? जी नहीं, ये पेड़ पे नहीं उगाए जाएंगे। इको फ्रेंडली का मतलब है कि ये रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाएंगे। जो नॉर्मल कार्ड होते हैं वो PVC से बनाए जाते हैं, ये रिसाइकल्ड PVC से बनाए जाएंगे। जब बनेंगे तो इसमें आपका कार्बन एमिशंस कम होंगे, हाइड्रोकार्बन्स का कंजप्शन कम होगा, पानी बचेगा, पेट्रोलियम का यूजेज कम होगा। तो उस हिसाब से इसे देख के इको फ्रेंडली बोला जाता है। और ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक है जिन्होंने इस कार्ड को लॉन्च किया है। Which country has launched its moon mission after almost 5 decades? 1972 में सोवियत यूनियन ने अपना एक लूनर मिशन लॉन्च किया था, जिसके बाद अब 47 ईयर्स के बाद रशिया ने अपना एक लूनर मिशन लूनर 25 लॉन्च किया था और अनफॉर्चुनेटली वो मून की सरफेस पर ही क्रैश कर गया, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। इसके साथ ही इंडिया ने भी अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसके बारे में अब आप सबको पता चल चुका होगा। इंडिया सक्सेसफुली पहला देश बन गया है मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला। तो ये याद रखना, रशिया का ये मिशन था लूनर 25। 47 ईयर्स के बाद उन्होंने ट्राई किया था, पर कोई बात नहीं। जैसे हमने चंद्रयान 2 के समय हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे,
उसके बाद जाकर ही चंद्रयान-3 सक्सेसफुली हम लैंड कर पाए हैं। वैसे ही अगर रशिया वाले भी लगे रहेंगे तो वो भी अगली बार कर पाएंगे। तो वैसे आप भी मेहनत करते रहेंगे तो आप अपना पेपर निकाल लेंगे, तो मेहनत करते रहिए। और इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ वॉन द एशियाज बेस्ट ब्रांड एम्प्लॉयर अवार्ड 2023? इस साल ये अवार्ड मिला है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को, और इन्हें मिला है ये ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस कैटेगरी के लिए। तो याद रखिएगा, इस बार का अवार्ड कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को मिला है। फैल्कन शील्ड 2023 इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन UAE एंड विच कंट्री? UAE और चाइना ने मिलकर ये अपनी नई मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, फैल्कन शील्ड, और चाइना ही होस्ट करेगा इसे। चाइना के जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन है, जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं, उस वाले रीजन में इसे कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपको इंडिया और चाइना की भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पता होगा। हैंड इन हैंड नाम था उसका, अब तो नहीं होती हैं वो। और वैसे ही इंडिया और UAE की भी काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जैसे नसीम अल बहर, ये नेवल एक्सरसाइज है। इसके जैसी एक होती है डेजर्ट ईगल, वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और एक गल्फ स्टार एक्सरसाइज भी होती है, ये भी नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और UAE के बीच में। इसके अलावा और एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे एक है डेजर्ट फ्लैग, उसमें इंडिया और UAE होते हैं, लेकिन और काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी होती हैं। ये जो मैंने आपको बताया था डेजर्ट ईगल और डेजर्ट फ्लैग में कंफ्यूज मत होइएगा। डेजर्ट ईगल होती है इंडिया और UAE के बीच में, डेजर्ट फ्लैग इंडिया, UAE और बाकी कई सारी कंट्रीज़ होती हैं उसमें। तो याद रखिएगा, ये फैल्कन शील्ड चाइना और UAE की नई एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। विच पेयर वॉन गोल्ड मेडल इन SL3 SL4 कैटेगरी इन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023? इस बार के पैरा बैडमिंटन इंग्लैंड में हुए थे, और यहाँ पर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक होल्ड करते हैं, उन्होंने ही इस बार का गोल्ड जीता है। इन्होंने फाइनल्स में इंडियन पेयर को ही हराया था, दीप रंजन बिसोई और मनोज सरकार के अगेंस्ट इन्होंने खेला था, और फाइनल में इन्होंने उन्हें हरा के गोल्ड सिक्योर किया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द गृह लक्ष्मी योजना 2023? ये वाली योजना स्टार्ट करी है तेलंगाना की सरकार ने। इसका एम है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाना स्टेट में जितनी भी SC ST और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ वाली वुमेन्स हैं उन सब के लिए। इसके लिए सरकार ने 12,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, और वो मान के चल रहे हैं कि 1 लाख वुमेन्स को वो इससे बेनिफिट कर पाएंगे। तेलंगाना के CM हैं K चंद्रशेखर राव, और यहाँ की गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हैज़ बिकम विच IIM ऑफ इंडिया? इंडिया में अभी तक 20 IIM थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन NITIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो मुंबई में है, उन्हें अब IIM का टैग मिल गया है। उनका नाम चेंज हो गया, अब IIM मुंबई हो गया है। इसके साथ ही इंडिया में अब 21 IIMs हो चुके हैं, और महाराष्ट्र अब अकेली ऐसी स्टेट है जिसमें 2 IIMs हो गए हैं, एक मुंबई में और एक नागपुर में। इसके अलावा IITs का भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 23 IITs हैं इंडिया में, और अब 21 IIMs भी हो गए हैं। विच एयरलाइन हैज़ अनवील्ड इट्स न्यू लोगो? अभी आप लोगों को पता होगा, पिछले साल ही टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया था। 18,000 करोड़ में ये पूरी डील हुई थी, जिसमें कि 2700 करोड़ तो उन्होंने पैसे दिए थे, और 15,300 करोड़ का जो डेट था एयर इंडिया का, वो टाटा ने ले लिया था। तो अब एयर इंडिया की एक तरह से रीब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने एयर इंडिया का लोगो चेंज कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है द विस्टा। और अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ और आई थी कि उन्होंने बोइंग और एयरबस से 470 प्लेन्स खरीदे हैं। तो ये एयरलाइंस हैं एयर इंडिया, जिन्होंने अपना लोगो भी चेंज किया है अभी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर LOC हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अगर आप इंडिया में एंट्री लेंगे नॉर्थ से, तो सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा कुपवाड़ा में, जो ये इनॉग्रेट किया गया है। इसका पिन कोड भी पूछ सकते हैं आपसे, 193224, याद रखिएगा ये। और ये किशन गंगा नदी के पास है, इसीलिए इसे फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला पोस्ट ऑफिस है अगर आप नॉर्थ से इंडिया में आते हैं तो। इसके साथ ही एक पोस्ट ऑफिस और न्यूज़ में था अभी, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये बेंगलुरु में बनाया गया है। और 3D प्रिंटिंग से बनाने का फ़ायदा ये है कि ये आपका टाइम और पैसा दोनों बचाती है।
43 दिनों के अंदर सिर्फ 23 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई है और L&T टेक्नोलॉजीज कंपनी है जिन्होंने इसे बनाया था। तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 100 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बैट्समैन हैं एवन लुइस। ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और दूसरे नंबर पर अब आ गए हैं सूर्य कुमार यादव। इन्होंने 49 इनिंग्स खेली थी, 100 छक्के लगाए हैं, और एवन लुइस ने 42 इनिंग्स में ही 100 छक्के लगा के वो नंबर 1 स्पॉट पर हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की T20 इंटरनेशनल में, तो उसमें नंबर 1 पर है रोहित शर्मा। 182 छक्के उन्होंने लगा रखे हैं और बाकी प्लेयरों से वो काफ़ी आगे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था वो था फास्टेस्ट बैट्समैन का, जिन्होंने सबसे कम इनिंग्स में लगाए हों, तो उसमें सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर आ गए हैं एवन लुइस के बाद। हु विल लीड द इंडियन टीम इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इस बार जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है वो हो रही है हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट में, और यहाँ पर इंडियन कंटिजेंट को लीड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इंडिया के स्टार प्लेयर बन चुके हैं अब। पिछले साल उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 89.94 मीटर की थ्रो करके इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था, और इस बार बुदापेस्ट में भी उन्होंने अपने सीज़न की बेस्ट थ्रो करी है 88.77 मीटर्स की। इसके साथ ही वो 2024 में होने वाले समर ओलंपिक्स जो पेरिस होस्ट करेगा उसके लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है नीरज चोपड़ा। रिलायंस जियो हैज़ completed the work on connecting which country with high speed optic fiber cable। रिलायंस जियो ने अभी ऑप्टिक फाइबर केबल का काम मालदीव्स में पूरा किया है। मालदीव्स आपको पता होगा, इंडिया से थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो मालदीव्स आ जाएगा, और 8 डिग्री चैनल आता है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। बल्कि बोल सकते हैं मिनिकॉय और मालदीव्स को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय एक हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स का ग्रुप है, उसमें जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो मिनिकॉय है, और कैपिटल मालदीव्स की है मेल, माले बोलते हैं बहुत लोग लेकिन मेल प्रोनाउंस किया जाता है उसे, और करेंसी यहाँ पे होती है मालदीवियन रुफिया। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी अभी ग्लोबल 500 2023 की, जिसमें रिलायंस जियो को 9th पोजीशन मिली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 500 कंपनीज़ का नाम था उसमें, जिसमें 9वें नंबर पर रिलायंस जियो है, और इंडिया की बात करें तो नंबर 1 पर ही है वो कंपनी। तो याद रखिएगा, मालदीव्स में भी अब इन्होंने अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी हैं रिलायंस जियो ने। विच स्टेशन इज इनॉग्रेटेड एज पिंक स्टेशन बाय सेंट्रल रेलवेज। पिंक स्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेशन जो पूरी तरह से वुमेन्स के द्वारा मैनेज किया जाता हो, उसे पिंक स्टेशन कहते हैं। और न्यू अमरावती स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये एक पिंक स्टेशन बन गया है, और ये पहला नहीं है, तीसरा नंबर का पिंक स्टेशन है। इससे पहले 2 और बन चुके हैं, वो भी सेंट्रल रेलवेज के ही अंडर आते हैं। पहला है माटुंगा स्टेशन, वो मुंबई डिवीज़न में आता है, और दूसरा है अजनी स्टेशन, वो नागपुर डिवीज़न में आता है। तो ये न्यू अमरावती स्टेशन तीसरा नंबर का था। तो अब याद रखना, सेंट्रल रेलवेज के अंडर ही 3 पिंक स्टेशन हो चुके हैं, न्यू अमरावती, माटुंगा और अजनी स्टेशन। लोकसभा मेंबरशिप ऑफ विच लीडर हैज़ बीन रीस्टोर्ड। अभी आपको पता होगा कुछ महीनों पहले राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने मोदी सरनेम को लेके कमेंट किया था, जिसके बाद उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी दोबारा से उनके केस का रिव्यू किया गया, तो ऐसा बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उन्हें दे दी थी। इतना बड़ा उन्होंने क्राइम नहीं किया था, उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से रिव्यू करके उनकी मेंबरशिप को अब रिस्टोर कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ और भी पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें अभी हाल ही में सस्पेंड किया गया है। जैसे आम आदमी पार्टी के हैं एक राघव चड्ढा, राज्यसभा MP हैं वो, उन्हें सस्पेंड किया गया है। वैसे ही एक संजय सिंह हैं, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं एक अधीर रंजन चौधरी, वो भी सस्पेंडेड हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अभी हाल ही में सस्पेंड हुए हैं। तो उनके नाम भी अगर आप रेगुलर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर ग्रॉस बिजनेस वैल्यू ऑफ। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग अपना सामान बेच सकते हैं सीधे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पहले जेम पोर्टल पे देखते हैं और वहीं से ही चीज़ों को परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है
और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर हाउ मैनी वुमेन अंडर द लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम के बारे में पीएम मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच के टाइम पर बताया था। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें टारगेट रखा गया है 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग देने का। इसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ माइक्रो एंटरप्राइजेस की भी जानकारी उन्हें दी जाएगी ताकि वो अपने स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सके। हाउ मैनी मेडल्स हैव इंडियन रेसलर्स वॉन इन द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। इस बार की ये अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल में हुई थी, टर्की में, और इसमें इंडिया 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 11 मेडल लेके आया है। ओवरऑल रैंकिंग्स में देखा जाए तो इंडिया 6th पोजीशन पर रहा है, जापान पहले पोजीशन पर 9 गोल्ड के साथ और दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 6 गोल्ड के साथ। इसमें रशिया और बेलारूस के एथलीट्स ने भी पार्ट लिया था, लेकिन वो न्यूट्रल एथलीट्स बन के खेले, वो किसी कंट्री की तरफ से नहीं खेल पाए क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं कि वो रशिया को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते थे। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। टोटल 11 मेडल्स इंडियन कंटिजेंट लेकर आया है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन विलेजेस अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2011 में ही लॉन्च हो गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से, लेकिन 2015 में इसे रीनेम करके दोबारा से लॉन्च किया गया है एज भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके अंडर 1.39 लाख करोड़ का बजट रखा है सरकार ने और उनका मानना है कि वो 6 लाख से ज़्यादा गाँव को इसके थ्रू कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि 2 लाख से ज़्यादा गाँवों को वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा भी चुके हैं। एक फ़ायदा और इसका ये है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू 2.5 लाख नौकरियां भी जनरेट की जा सकेंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सरकार का, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में पढ़ के जाना। हु बिकेम द 4th इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप इस बार हुई थी जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में और यहाँ पर भी इंडियन कंटिजेंट का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बेहतरीन था। टोटल 14 मेडल आए हैं, जिसमें कि 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसमें मोहित कुमार मेंस फ्री स्टाइल 61 kg कैटेगरी में चौथे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड लिया है। इनके अलावा प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल और सविता भी गोल्ड लेकर आई हैं विमेंस फ्री स्टाइल में। विच स्टेट गवर्नमेंट विल रन इलेक्ट्रिक बसेस फॉर 5 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग अयोध्या। अब यहाँ पर अयोध्या का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये काम यूपी गवर्नमेंट का है। ये इलेक्ट्रिक बसेस की सर्विस स्टार्ट करने के लिए पहले फेज़ में 250 बसेस को इसमें ऐड किया जाएगा और ये लखनऊ से स्टार्ट होंगी और अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट को कनेक्ट करेंगी। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज राइस प्राइस इंडेक्स। राइस प्राइस इंडेक्स को इशू करता है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रोम, इटली में। रोम में आपको और ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी मिलेंगे, वो भी सारी फूड से रिलेटेड हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी आपको रोम में मिलेगा और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर आपको रोम, इटली में ही मिलेगा। ये राइस प्राइस इंडेक्स अभी तक तो इसके बारे में इतना पढ़ा जाता नहीं था, लेकिन ये एकदम से न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब बहुत सारे तरह के ऐसे राइस हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेकिन वो कहीं एक्सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो वो जितना प्रोड्यूस कर पाते हैं वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील से भी अपने हाथ खींच लिए हैं और यूक्रेन जब भी अपने टैंकर्स को ब्लैक सी में लेके आता है, रशिया उनके ऊपर बम गिर के उन्हें फोड़ देता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास अगर चावल नहीं पहुँचे तो वहाँ पर भूखमरी के हालात बन जाएंगे और ऐसी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिन्हें UN की जो बॉडीज़ हैं जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो भी थोड़े थोड़े टाइम में उन्हें आटा और दाल चावल ये सब पहुंचाते रहते हैं ताकि वहाँ के लोग भूखे ना मरें गरीबी की वजह से। तो इसलिए ये वाला इंडेक्स एकदम से न्यूज़ में आ गया था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गए आपके सारे 25 क्वेश्चंस। 25 से ज़्यादा ही वैसे डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना इन सब का। जो पहले के 2 पार्ट आ चुके हैं अगस्त के ही, उन्हें भी देख लेना अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।